वेलकम टू गुरुजी क्लासेस बाय पीयूष सिंह सेंगर। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग यूज ऑफ हैज हैव हैड के बारे में पढ़ चुके हैं। आज उसी सीक्वेंस में यानी उसी कड़ी में मैं एक फिर से नया टॉपिक लेकर के आया हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ देयर। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि देयर का प्रयोग कहां पर हमें करना चाहिए। ऐसे कौन कौन से सेंटेंस हैं जहां पर हम देयर का प्रयोग करते हैं, वो कैसे कैसे नियम है, कौन कौन सी जगह होती है जहां पर देयर का यूज हमें करना चाहिए। तो याद रखिए, आज मैं पहला नंबर ले रहा हूं। यदि किसी भी सेंटेंस में, ध्यान दें, यदि किसी भी सेंटेंस में नंबर यानी संख्याएं दी गई हो, साथ ही साथ यदि किसी भी सेंटेंस में कोई स्थान दिया गया हो, पर्टिकुलर किसी स्थान के बारे में बताया गया हो, तो ऐसे सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट के रूप में हमें देयर का प्रयोग करना चाहिए, यानी वो सेंटेंस देयर से प्रारंभ करने चाहिए। मैं ऐसे स्टूडेंट जिनका बेसिक नॉलेज थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, मैं उनको भी ध्यान में रखते हुए अपने सेंटेंस लेकर आया हूं, ताकि वो भी अपने सेंटेंस को समझ सके। जो बच्चा पढ़ने में स्ट्रांग है, जिनका आईक्यू थोड़ा सा तेज है, वो तो इन सेंटेंस को आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे वीक हैं, थोड़ा सा रूरल एरिया वगैरह से बिलोंग करते हैं, उनको ये सेंटेंस समझने में थोड़ा सा कठिनाई होती थी। लेकिन आज मैं जिस तरीके से समझाऊंगा उस तरीके से उनको इन सेंटेंस को समझने में थोड़ा सा आसानी भी होगी। तो मैं अपने सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश लेकर के चलूंगा। तो जैसा मैंने बोला, यदि किसी भी सेंटेंस में संख्या दी हो, साथ ही साथ स्थान भी दिया हो। जैसे मैंने बोला कि मेरी कक्षा में 50 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 50 छात्र हैं। छात्र है कहाँ? कक्षा में। कक्षा किसी स्थान पर ही तो बनी हुई होगी। कक्षा होगी तो किसी स्थान पर बनी होगी, और वो कक्षा, और वो उस कक्षा में लगभग कितने छात्र हैं? मैंने कहा 50 छात्र बैठे हुए हैं। तो ध्यान दें, यदि किसी भी सेंटेंस में स्थान दिया गया हो या किसी सेंटेंस में नंबर यानी संख्या दी गई हो, तो ऐसे सेंटेंस को बनाते समय और पर्टिकुलर कोई मेन सब्जेक्ट ना दिया हो, तो ऐसे सेंटेंस को स्टार्ट हम देयर से करते हैं। तो ये सेंटेंस हम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है, यदि इस तरीके का कोई भी सेंटेंस दिया हो तो सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का प्रयोग करते हैं। मेरी कक्षा में 50 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 50। तो देखा जाए मेंशन किसकी ओर किया गया है? भाई कक्षा है तो कक्षा कोई कमरे में ही तो होगा, कमरे में ही तो होगी, तो कमरा थोड़े खुद बैठ जाएगा, तो उसका प्रयोग कौन करेगा? कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग ही तो करेगा। क्यों? क्योंकि कक्षा कैसी है? कक्षा एक नॉन लिविंग है, उसका प्रयोग एक लिविंग बीइंग ही तो कर सकता है। तो मेंशन किसकी ओर किया जा रहा है? 50 छात्र हैं, यानी प्लूरल नंबर है। तो देयर के बाद यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? हम आर। किसका प्रयोग करेंगे? आर। देयर आर 50 स्टूडेंट। देयर आर 50 स्टूडेंट। और यस और लगा दीजिए, स्टूडेंट्स। देयर आर 50 स्टूडेंट्स। और कहां पर स्टूडेंट्स है? मेरी कक्षा में, इन माई क्लास। सेंटेंस कंप्लीट। तो ध्यान देना है, यदि किसी भी सेंटेंस में कोई प्लेस दिया गया हो या कोई नंबर दिए गए हो, तो ऐसे सेंटेंस बनाते समय हमें देयर का प्रयोग करना है। यदि यहाँ पर लिखा होता मेरी कक्षा में 1 छात्र है, तो यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं करते, बल्कि किसका प्रयोग कर देते? इज का प्रयोग कर देते। बिकॉज ऑफ कितने छात्र है? 1 छात्र है, सिंगुलर की ओर इशारा कर रहा है, तो यहाँ पर इज हो जाता। अभी यहाँ पर लिखा है 50 छात्र हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? आर का प्रयोग कर दिया गया। इसी तरीके से यदि कोई सेंटेंस दिया गया हो, यानी कि उस सेंटेंस में पर्टिकुलर किसी स्थान के बारे में भी बताया गया हो, जैसा कि कक्षा 10 में एक स्टोरी भी है। मैंने बोल दिया फूलपुर में एक सरकारी स्कूल है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। फूलपुर में एक सरकारी स्कूल है। कोई जगह है फूलपुर, वहां पर एक स्कूल है, और जो स्कूल है वो कैसा है? सरकारी। फूलपुर में एक सरकारी स्कूल है, ये सेंटेंस दिया गया है। इस सेंटेंस को कहा जाएगा कि अब आप इस सेंटेंस को बनाइए। मान लेते हैं यही एक स्टोरी आ जाए, फूलपुर में एक सरकारी स्कूल है, और उसके आगे जो उस स्टोरी में सेंटेंस दिए गए हैं वही लिखे हो, तो कैसे हम इस पहचानेंगे कि यार ये सेंटेंस हम किस तरीके से बनाएं? देखिए, फूलपुर को मेंशन किया गया है। फूलपुर एक निश्चित स्थान पर होगा, किसी जगह पर बना होगा, किसी जगह पर ही होगा।
कोई गांव हो सकता है, कोई कस्बा हो सकता है, कोई शहर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वहीं पर एक स्कूल है, जो स्कूल कैसा है, सरकारी। अब ये सरकारी स्कूल किसी एक स्थान पर बना होगा। मैंने इससे पहले वाले सेंटेंस में भी बताया था, यदि किसी सेंटेंस में स्थान के बारे में यानी प्लेस के बारे में दिया गया हो तो उस सेंटेंस को हम देयर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी स्कूल के बारे में बताया गया है, स्कूल सरकारी है, सरकारी हो प्राइवेट हो इस बात से कोई मतलब नहीं है। यहाँ स्कूल के बारे में मेंशन किया गया है जो एक किसी निश्चित स्थान पर बना होगा। तो ऐसे वाक्यों को हम देयर से प्रारंभ करेंगे। किससे प्रारंभ करेंगे? देयर से। यहाँ पर सबसे पहले आएगा देयर। बात किसकी की जा रही है, यानी मेन ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? फूलपुर हमारा मेन ऑब्जेक्ट है? नहीं, फूलपुर हमारा मेन ऑब्जेक्ट नहीं है। फूलपुर तो एक जगह है, गांव कस्बा, मैं पहले ही बोल चुका, गांव हो सकता है, कस्बा हो सकता है, या कोई शहर हो सकता है। तो उससे हमें नहीं मतलब है। उस जगह की महत्व, वो जगह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों है उस जगह की इंपॉर्टेंस? क्योंकि उस जगह पर एक स्कूल है और वो स्कूल कैसा है? सरकारी है। तो यहाँ पर सरकारी स्कूल की ओर मेंशन किया गया, यही हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी इज। देयर इज ए, सरकार की स्पेलिंग होगी गवर्नमेंट। देयर इज ए गवर्नमेंट स्कूल, देयर इज ए गवर्नमेंट स्कूल इन फूलपुर। देयर इज ए गवर्नमेंट स्कूल इन फूलपुर। हमारा सेंटेंस बना, देयर इज ए गवर्नमेंट स्कूल इन फूलपुर। कहने का मतलब ये, मैं फिर से अपनी बात को मेंशन कर रहा हूं, यदि किसी भी दिए गए सेंटेंस में किसी स्थान की ओर बताया गया है तो ऐसे सेंटेंस बनाते समय हमें देयर का यूज करना चाहिए। इसी तरीके से मैं एक और नियम बता रहा हूं आपको, यदि दिए गए किसी भी सेंटेंस में पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताया गया हो, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताया गया हो और कहा जाए उस सेंटेंस को बनाइए, तो यदि व्यक्ति विशेष के बारे में कहा गया है किसी भी सेंटेंस में तो वहां पर भी हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे लोग पूछ देते हैं, बताओ, हम एक सेंटेंस तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ एक राजा था या एक कमरा था, इस तरीके की जब भी कोई सेंटेंस मिल जाए, एक शेर था, तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष के बारे में या किसी स्थान के बारे में बताया जा रहा है। इन सेंटेंस को भी बनाते समय हम किसका प्रयोग करेंगे? देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैंने बोल दिया एक बहादुर राजा था, इस सेंटेंस को बनाना है। मैंने बोला एक बहादुर राजा था। अभी देखिए, अभी तक हमने है का प्रयोग किया, अब मैं था का प्रयोग कर रहा हूं। एक बहादुर राजा था। कहने का मतलब ये है कि देयर के साथ इज एम आर भी आ सकता है, इज आर भी आ सकता है, सॉरी टू से एम का प्रयोग नहीं करेंगे, इज आर आ सकता है, या फिर वाज वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। ये उस कंडीशन पर डिपेंड करता है। यदि पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट की ओर इशारा कर रहा है तो हम इज का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट के केस में। यदि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की ओर इशारा कर रहा है तो हम आर का प्रयोग करेंगे पर्टिकुलर प्रेजेंट के केस में। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें ध्यान देना है, यदि पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट की ओर इशारा कर रहा है तो वाज का प्रयोग करेंगे। यदि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की ओर इशारा कर रहा है तो हम वेयर का प्रयोग करते हैं। और ऐसे सेंटेंस स्टार्ट किससे किए जाएंगे? देयर से। लिखा है एक बहादुर राजा था, जब सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे? देयर का प्रयोग करेंगे। ये चीज बहुत ध्यान देने बात है। ये 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर में भी इसी तरीके की स्टोरी हमें देखने को मिलती है, बोर्ड एग्जाम में या जो हमारे होम एग्जाम होते हैं वहां पर भी हमें देखने को मिलती है। तो जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो यहाँ पर बनेगा देयर वाज ए, बहादुर की सभी को मालूम है, ब्रेव और राजा किंग हो जाएगा। सेंटेंस बन गया देयर वाज ए ब्रेव किंग। कहने का मतलब ये है कि ऐसे सेंटेंस जिनमें पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताया गया हो, ऐसे सेंटेंस को बनाते समय भी हम किसका प्रयोग करते हैं? हम देयर का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से यदि कोई भी सेंटेंस दिया हो वो निगेटिव हो, कैसा हो? निगेटिव केस हो। निगेटिव केस में हो तो कहा जाए इसको बना के दिखाइए, तो किस तरीके से हम बनाएंगे तो देखते हैं, जरा इसको भी देख ले। ये उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसको जरा थोड़ा सा आप अपने दिमाग में जरूर रखिए, क्योंकि इस तरीके के वाक्य एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एक राजा था, एक शेर था, जंगल में एक शेर था, इस तरीके के सेंटेंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो हमें ध्यान देना है, ऐसे वाक्यों को हमें किससे बनाना है? देयर का प्रयोग करना है। इसी तरीके से मैंने थोड़ी देर पहले बोला, यदि यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है वो निगेटिव हो तो हम उसका प्रयोग, उस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। जैसे मैंने इसमें बोल दिया क्या घर में, मैं दोनों ही चीजें लेकर चलता हूँ, निगेटिव भी और साथ ही साथ इंट्रोगेटिव भी ले लेता हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। मैंने बोल दिया क्या घर में, क्या घर में कोई नहीं है? क्या घर में कोई नहीं है?
अब देखिए जरा, ये जो हमारा सेंटेंस दिया गया है, ये सेंटेंस निगेटिव भी है, क्यों नहीं लगा हुआ है, साथ साथ इंट्रोगेटिव भी है, क्यों क्या लगा हुआ है। देखिए क्या शब्द का प्रयोग पहले ही किया गया है, हम अभी तक पढ़ते हैं आए कि जब भी कोई सेंटेंस दिया गया होता है, क्या कौन कब कहां कैसे से स्टार्ट होता था, तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते थे, और क्या कौन कब कहां कैसे बीच में दिया होता था, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट करते थे। यहाँ जो हमारा सेंटेंस दिया है उसमें क्या शब्द का प्रयोग आपके प्रारंभ में किया गया है, इसका मतलब जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। सेंटेंस कह रहे हैं क्या घर में कोई नहीं है, यानी कोई पर्टिकुलर विशेष एक मेन सब्जेक्ट तो दिया नहीं, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा एज। क्यों आएगा, क्या घर में कोई नहीं है, यानी पर्टिकुलर कितने लोगों के बारे में बात हो रही है, एक की बात हो रही है, तो एज। अब आगे क्या, देयर, इज देयर। अब कोई की इंग्लिश क्या होगी, हम कोई की इंग्लिश क्या प्रयोग करें, तो कोई की अंग्रेजी हो जाएगी। साथ ही साथ आगे भी देखें क्या लिखा है, नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नहीं, तो देयर इज नो, देयर इज नो। अब आगे लिखा हुआ है कोई नहीं है, एनी, या नो वन, एनी नहीं, नो वन, देयर इज नो वन। और घर में नहीं है, इन द, देयर इज नो वन इन द हाउस, देयर इज नो वन इन द हाउस। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए दोनों ही तरीके से मैंने सेंटेंस को बना दिया, सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी हो गया, सेंटेंस निगेटिव भी हो गया, और ये भी मेंशन हो गया कि यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, देयर का प्रयोग। जरा देखिए यहाँ घर लिखा हुआ है, घर किसी निश्चित स्थान पर बना होगा, एक प्लेस ही तो होगा, तो ऐसे सेंटेंस को भी हम किससे बनाएंगे, देयर का प्रयोग करके बनाते हैं। सीधी सी बात है। एक और इसी कड़ी में अगर हम चाहें तो सेंटेंस देख लें, नहीं समझ में आया हो तो जैसे मैं अलग अलग करके भी समझा देता हूं। यदि मैंने बोल दिया कि जग में पानी नहीं था, जग में पानी नहीं था, सेंटेंस बनेगा देयर वाज नो वाटर, देयर वाज नो वाटर इन द जग। बन गया सेंटेंस, देयर वाज नो वाटर इन द जग। ठीक, इस तरीके से सेंटेंस बनाया गया। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस अलग करके देख लेते हैं। क्या बस्ते में कोई पुस्तक है, मैंने बोल दिया, क्या बस्ते में कोई पुस्तक है। जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो क्या शब्द लिखा हुआ है, क्या बस्ते में कोई पुस्तक है, तो एज, एज, देयर, कोई इंग्लिश, एनी, बुक, इज देयर एनी बुक इन द, इज देयर एनी बुक इन द बैग। इस तरीके से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। आपने यूज ऑफ देयर का प्रयोग देखा, किस किस जगह पर देयर का प्रयोग करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को देख करके आप अपने सेंटेंस को इम्प्रूव करेंगे, अपने नॉलेज को भी सुधारेंगे, और ये समझने का प्रयास करेंगे कि देयर का प्रयोग कहाँ होता है, ताकि आपके सेंटेंस गलत ना हो। हमें ध्यान देना है कि देयर एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश में जिसका प्रयोग हर जगह किया जाएगा। तो चाहे वो 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे फर्स्ट ईयर, इंटर, चाहे कोई भी क्लास हो, हर जगह देयर से रिलेटेड कोई ना कोई सेंटेंस जरूर पूछा जाता है। और इस पर तो एक पूरी की पूरी स्टोरी भी आपके हाई स्कूल स्टैंडर्ड में दी गई है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।